बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में लाइव ट्रांसमिशन सलाम पाकिस्तान। और आप जानते हैं कि इस ट्रांसमिशन में जो कि तकरीबन एक सवा हफ्ते से जारी है और अगले कई दिनों तक हमारा आपका साथ रहेगा। रात 9 से 10 बजे लाइव आप इस ट्रांसमिशन को देखते हैं और पाकिस्तान की जो सीनियर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ शोबाजात से जिनका ताल्लुक़ है, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है इस मुल्क में, जिन्हें पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, जिन्होंने पाकिस्तान की अपने अपने शोबों में खिदमत की है, वो हमारे साथ होते हैं। और फिर ख़ास तौर पे यूथ के कोई ना कोई नुमाइंदे हमारे साथ होते हैं। अगेन जो हाई अचीवर्स होते हैं मुख्तलिफ़ शोबों में, उनके क्या ख्वाब हैं, वो पाकिस्तान को कैसे देखना चाहते हैं, ये हमारी इस ट्रांसमिशन का ख़ासा होता है। उसी हवाले से आज की ट्रांसमिशन भी हमने तरतीब दी है। 3 बहुत ही अहम और शानदार मेहमान पहले मरले में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा साहिबा। आप रिसर्च स्कॉलर हैं, वीसी हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में। वेलकम टू द शो मोहतरमा। और प्रोफेसर डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी साहब, आप उर्दू लिटरेचर में PhD हैं, ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर प्रिंसिपल आप ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे चुके हैं, आजकल मिनहाज यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वेलकम टू द शो प्रोफेसर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली जो मेरी मेहमान हैं वो एक तरह से यूथ ही की नुमाइंदा हैं, क्योंकि हम उन्हें काफ़ी अरसे से देख रहे थे, मगर उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा कम उम्री में ये टेलीविज़न पर आ गई थी, तो ये यकीनन यूथ में इनका शुमार होता है। बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत सुरीला गाती हैं। मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ जहाँ इन्हें मौका मिला है, इन्होंने हमेशा अपने सुर से, अपने सुर के रचाव से, उसके ध्यान ज्ञान से, उसके लगाव से अपना आप साबित किया है। मोहतरमा सायरा ताहिर हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू द शो सायरा से मज़े की आज कुछ फरमाइशें भी मैं अलग से लेके आया हूँ आपके लिए, मगर मैं चाहूँगा कि मैं प्रोफेसर साहबा से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। प्रोफेसर साहबा, आपका जो सब्जेक्ट है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मैं इसलिए भी चाहूँगा कि अमूमन मुझे ये फ़ील होता है कि साइंस सब्जेक्ट्स के हवाले से या इस तरह के सब्जेक्ट्स के हवाले से हमारी यूथ का उतना रुझान नहीं है जितना इस वक्त जो साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया है इन शोबों में होना चाहिए। मेरी राय है जो गलत हो सकती है। एक तो आगाह कीजिए कि दुरुस्त है या गलत है, और फिर ये भी फरमाइए कि मज़ीद बच्चों की इस तरफ तवज्जो ज़्यादा हो, उस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। जी, मैं समझती हूँ कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी बहुत ज़रूरत है दौर जदीद के अंदर, क्योंकि बहुत तहकीक हो रही है और उसकी बेसिस पे ज़ाहिर है टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हो रही हैं और ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर उन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब तक हम ऐसे जदीद सब्जेक्ट और इस किस्म की जदीद जो रिसर्च है हम उसके अंदर नहीं आएंगे तो हम किसी तरह भी एक कौम के तौर पर तरक्की नहीं कर सकते। और हमारी यंग जनरेशन के अंदर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उनका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी बच्चे हैं जो साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं और पढ़ते भी हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करें कि वो जो बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स हैं जो इस मैदान में इस्तेमाल की जा रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी अवेलेबिलिटी हम इंश्योर कर सकें उनके लिए। जीन्स की स्टडी है और जीन्स को समझना और इससे फिर आगे जो DNA वगैरह है वो सब इसी छतरी तले आता है। जी बिल्कुल, वो इसी के अंदर आता है और आजकल दुनिया में बहुत सारी डिफरेंट ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स के अंदर इसकी बहुत एप्लीकेशन है। क्रिमिनोलॉजी का तो ये बहुत ही फिर अहम जुज़ हुआ, क्योंकि मैंने देखा दुनिया तो अब इसी के ज़रिए सारे क्राइम डिटेक्ट करती है और पकड़ती है। जी बिल्कुल, इसकी एप्लीकेशन जो है वो मेडिसिन के अंदर भी है। जीन थेरेपी आपने यकीनन सुना हुआ होगा, और डायग्नोस्टिक्स के अंदर, और बिल्कुल जी DNA फिंगरप्रिंटिंग का शायद नाम अक्सर हम सुनते हैं कि जिसकी बेसिस पर हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके DNA से, क्योंकि हर बंदा दूसरे से मुख्तलिफ है अपने DNA सीक्वेंस के हवाले से। उसका जो जेनेटिक मेकअप है उसमें हर इंडिविजुअल दूसरे से मुख्तलिफ है। मैं खैर साइंस का तालिब इल्म तो नहीं हूँ, मगर एक तालिब इल्म की हैसियत से आप दुरुस्त बात फिर फरमाइएगा इस हवाले से कि मैं पढ़ रहा था कि जैसे 6 अरब लोग हैं, तो 6 अरब में से सिर्फ शायद 0.1% से भी लेस चांसेस हैं
कि एक का डीएनए जो है वो दूसरे से मिलता हो, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। हैरत अंगेज, यानी एक्सेप्ट आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, जो आइडेंटिकल इंडिविजुअल होते हैं, उनके अलावा कोई दो बंदों का डीएनए जो है वो 100% मैच करने की कोई सूरत नहीं है। मैं इस हवाले से यूथ को कैसे हम यानी कि आप जो समझिए कि इनकरेज कर सकते हैं कि वो इसकी तरफ आए, जो बज़ाहिर, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी एक ज़माने में बोर लगते थे ये सब्जेक्ट, मगर अब जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ता हूँ, आप यकीन जानिए, जैसे मीर और गालिब का लुत्फ़ लेता हूँ मैं। सही। तो दिलचस्पी पैदा हो जाए तो एक जहान है हैरत का, इतना ये आपको जकड़ लेते हैं सब्जेक्ट। तो इस बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। प्रोफेसर साहब, आपका तो उर्दू लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है, तो अब आपसे क्या कहा जाए कि भाई आप जिस चीज़ पे चाहिए गुफ्तगू फरमाइए। शाह साहब, आप ख़ुद एक शायर हैं, मारूफ शायर हैं, और आप जानते हैं कि जहाँ मुआशरे को, इंसानों को साइंस की ज़रूरत है, वहाँ ज़बान व अदब की और तहज़ीब से वाबस्ता उलूम की भी ज़रूरत है। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए सहूलियात फ़राहम करती है और पैदा करती है इस तरह की चीज़ें, यानी ईजादात का तमाम आप कह लें कि सेहरा जो है वो साइंस के सर है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ तो मेरा ख़्याल है कि आप जैसा जो तख्लीक कार है वो तो ज़रूर इससे इत्तेफाक करेगा कि शेर व अदब जो है ये इंसान साजी करते हैं। तो सबसे पहले तो इंसान साजी है, इंसान को इंसान बनाने का अमल है, तो उसके बाद फिर जाहिर है कि इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं उनके हवाले से भी कंट्रीब्यूट करने की नौबत आती है। और प्रोफेसर, मैं एक यानी कि अदना तालिब इल्म की हैसियत से ये भी समझता हूँ कि उन इजादात की राह सुझाना भी, ये भी अदब ही का काम है। बिल्कुल, आप यकीनन अमली तौर पे तो फिर आप करेंगी, मगर उसको सुझाना इंसान के लिए ये भी ज़रूरी है, ये भी इंसानी नफ्सियात की ज़रूरत है, ये भी इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरत है, वो जो राह सुझाना है वो भी तो शायर और अदीब, लिटरेचर के तालिब इल्म ये बात जानते हैं बखूबी। और आप पुरानी दास्तानों में अगर देखें या मसनवियों में, तो जैसे कल का घोड़ा है जी जो उड़ता है, जी हाँ, या कालीन है जो हवा में तैरता है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसानी तख़य्युल ने पहले ईजाद की हैं और उसके बाद वो मनस्से शहूद पे आई हैं। तो उसमें जाहिर है कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं उनका बहुत बुनियादी किरदार है। इंसान ने तो 100 साल पहले अमली तौर पर उड़ना शुरू किया, हम शायर अदीब तो सदियों से, बिल्कुल सदियों से उड़ रहे हैं, सदियों से उड़ रहे हैं। सायरा, अब चूंकि ऐसा मोमेंट आ गया है, कुछ मैं चाहूँगा पहले हल्का फुल्का सुना दीजिए, फिर जो आपका गीत आज जो आपकी फरमाइश आप बताएं। सोनी धरती, थोड़ा सोनी धरती, ऐसी जरा महफिल जाग उठेगी। सोहनी धरती, सोहनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे, तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखे आज़ाद, हम देखे आज़ाद तुझे, हम देखे आज़ाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे। क्या कहने सारे, क्या कहने। मोहतरमा, ये जो सब्जेक्ट जिन्हें अमूमन मेरे जैसे तालिब इल्म एक ज़माने में, मैं बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो, ये ख़ास तौर पे फिर अब मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, इनकी तरफ कैसे इनक्रेज किया जाए कि भाई ये बोर सब्जेक्ट्स नहीं हैं और आप ज़रा सा इस दरवाज़े में दाखिल हो जाएं, इस बाब हैरत में, तो ऐसा हैरत का जहान है कि वो इंटॉक्सिकेशन जो आपको लिटरेचर में बाज़-औक़ात आती है, उससे भी कहीं बढ़ के आपको इस कायनात की सुराग और खोज लगाते हुए आती है। कैसे इनकरेज किया जाए बच्चों को? जी, मैं समझती हूँ इसमें मरकज़ी किरदार उस्ताद का है, और अगर उस्ताद जो आपको सब, आपने ख़ुद भी महसूस किया होगा
कि अमूमन बच्चे का वही फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसका उस्ताद अच्छा होता है। तो मैं इसलिए समझती हूँ, मैंने खुद एक बहुत लंबा अरसा पढ़ाया है, आजकल तो ज़ाहिर है मैं एज वाइस चांसलर एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, तो मैं समझती हूँ कि ये उस्ताद ही है जो किसी सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करता है या उससे उसका दिल उकता जाता है। तो अगर उस्ताद उस सब्जेक्ट को ऐसे तरीके से पढ़ाएगा कि बच्चे की दिलचस्पी उसमें बने, तो कोई वजह नहीं है कि इन मज़ामीन में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप ना हो। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि ये जो बात है कि टीचर का काम जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करना है, ऑफ कोर्स टीचर का काम नॉलेज प्रोवाइड करना है, लेकिन अगर आप देखें तो आजकल तो इंटरनेट की वजह से हर बच्चे को एक अनलिमिटेड एक्सेस है नॉलेज के लिए। तो एक टीचर जो है, एक उस्ताद जो है, उसके साथ इंटरेक्शन तो स्टूडेंट की बहुत थोड़ा टाइम होती है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि उस्ताद का काम सिर्फ इल्म बताना नहीं है, बल्कि बच्चे को इंस्पायर करना, उसकी दिलचस्पी पैदा करना। अगर वो इसमें कामयाब रहा कि उसने दिलचस्पी पैदा कर ली, उसने बच्चे को इंस्पायर कर लिया, तो समझें कि उसने अपना फ़र्ज़ निभा दिया। उसके बाद बच्चे के लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, वो फिर खुद जुस्तजू करता है उसको समझने। दुरुस्त कह रही हैं। मैं जब वापस आऊँगा, मुझे गाने की तरफ बढ़ना है, मिली नगमे की तरफ, तो मैं अगले मरले में आपसे जानना चाहूँगा कि फैकल्टी ट्रेनिंग आप समझती हैं उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने अपने जो बाहर कज़न्स वगैरह हैं उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा जी वो थ्योरी से ज़्यादा हर चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं, और वो बच्चे बिल्कुल जैसे वो पानी में धुआं बन गया, धुआं उसमें पानी में तब्दील हो गया, उससे इंटरेस्ट पैदा करते हैं और फिर उसको आइंस्टाइन की और फिर उसको दीगर उसकी राह पे लगा देते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि हमारे मेथड में क्या हमने इसको अडॉप्ट किया है या फ़र्क है, और इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है जो वेस्ट का मेथड है। और फिर प्रोफेसर साहब से भी इसी वाले से बात करूँगा जब वापस आऊँगा, मगर पहले हमें कुछ सुना दीजिए साहब। क्या कहना, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिए। अभी ज़रा ठहरिएगा। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। अगले मरले में एक और अचीवर हमारे साथ होंगे। छोटी सी उम्र में इन्होंने सितारे इम्तियाज़ भी हासिल किया, और एक सरप्राइज़ है कि वो कौन हैं। जब वापस आएंगे तो उनसे बात करेंगे। सलाम पाकिस्तान, कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, सलाम पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगले मरले में एक सरप्राइज़ है। एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन विजुअल आर्टिस्ट ये तस्वुर होते हैं, और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सितारे इम्तियाज़ से भी इन्हें नवाजा जा चुका है, और एक तवील फहरिस्त है। 2013 में डॉइचे बैंक आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड इन्हें मिला, द मेडल ऑफ आर्ट्स बाय द वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट इन्होंने हासिल किया। 2017 में शारजा बिनाइल आर्ट प्राइज़ UAE, और फिर हाल ही में द एशियन आर्ट गेम चेंजर अवार्ड बाय द एशिया सोसाइटी हांगकॉन्ग, वो भी इनको नवाजा गया। और उसके अलावा भी बेपनाह इनकी अचीवमेंट हैं। वेलकम टू द शो इमरान। थैंक यू। और इमरान, मुझे आपसे बहुत सारे सवालात करने हैं। सबसे पहले बताइए कि इसके अलावा जो अचीवमेंट्स हैं, ताकि कोई रह ना जाए और नौजवानों तक पहुँचे कि आपने अब तक क्या कुछ अचीव किया है, और आपको देखा देखी वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अपने मुंह से अपनी तफसीलात बताना कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन मैंने एग्ज़िबिशंस किए हैं। मैं आर्टिस्ट हूँ, जैसे आपने बताया, विजुअल आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे एग्ज़िबिशंस पाकिस्तान में तो हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा मुल्कों में हुई हैं, जिसमें जो सर फहरिस्त है वो मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट है न्यूयॉर्क। ठीक है। उनका मैंने रूफ गार्डन कमीशन किया था, उसके लिए उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था। तो और बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, बहुत सारे बाइनियल्स हैं जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, वो आपका सैंडल का भी कोई डिज़ाइन का जो मामला है, वो भी ज़रा तफसील हमारे साथ शेयर कीजिए। अच्छा, वो क्रिश्चियन लोबेटॉन हैं जो फ्रेंच शू डिज़ाइनर हैं, और वो वन ऑफ द टॉप डिज़ाइनर इन द वर्ल्ड कंसीडर होते हैं। तो उन्होंने एक सैंडल किया था जो मेरे नाम से। अच्छा, आपके नहीं, डिज़ाइन उन्हीं का है, लेकिन उन्होंने एक्नॉलेज किया था मेरे आर्ट को, मेरे वेरी गुड जो काम है उसको। वेरी गुड। और उसका नाम रखा था इमरान सैंडल। वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तो इमरान खान साहब ने वो सैंडल फिर नहीं, उनको नहीं, वो कंफ्यूजन हुआ था जब वो उन्होंने लॉन्च किया, तो
काफ़ी नहीं, मैं कहता प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी पेश करना चाहिए था कि भाई देखिए एक ऐसा खूबसूरत सैंडल बनाया है। ये तो है। हाँ। और आपको पता है वो तो शौकीन भी हैं जी, यानी कि इस तरह की। बिल्कुल, वो उन्होंने इंस्पायर्ड थे पेशावरी जो सैंडल होता है। हाँ हाँ, वो मैंने चूंकि डिज़ाइन देखा तो मुझे लगा कि बिल्कुल ही उसी से। तो एक तरह से वो आपको भी ट्रिब्यूट है, पाकिस्तान को भी ट्रिब्यूट है, चूंकि पाकिस्तान को ही है बेसिकली। माशाल्लाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये फरमाइए कि जो गुफ्तगू अभी मोहतरमा से हो रही थी, जो हमारा उर्दू वाला मामला है, उसमें तो फैकल्टी का कभी भी उस तरह से फुकदान नहीं रहा, बहुत अच्छी फैकल्टी हमेशा मिली है बच्चों। जी अमूमन ऐसा ही है। मैं यहाँ दो बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि चूँकि ये पाकिस्तान के हवाले से प्रोग्राम आप कर रहे हैं एक सीरीज़ में, तो मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का कायल हूँ कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, बेशक कि वतन की मोहब्बत जो है वो ईमान में शामिल है। जी 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 बिल्कुल दुरुस्त। और इस हवाले से मैं ख़ास तौर पे, अगर आपकी इजाज़त हो जी, तो मैं इस हवाले से एक दलील भी पेश करता चलूँ कि आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप, हमारी जान, आल औलाद, उन पर कुर्बान, सब कुछ कुर्बान। जी हाँ, आप जब मदीने से मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए तो आप अपना रुए मुबारक और जिसमें अथर, उसका रुख जो था वो मक्के की तरफ करके, और आप कहते थे कि अगर मुझे ये मजबूर न करते तो मैं कभी यानी कि तुझे न छोड़ता, मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत है। तो वतन की अहमियत तो हमारे ईमान का हिस्सा है इस निस्बत से। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ गए हैं तो जाहिर है कि वो हुक्म रब्बी के तहत गए जी हैं। जी जी। और वो हिजरत जो है वो तो उसकी बहुत मानवियत है, आप समझते हैं, और हमारी शायरी में, अदब में भी उसका बहुत तज़किरा है। मोहब्बत थी उनकी, मैं उस हवाले से, लेकिन वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, ये इमरान साहब ने अभी जो, इमरान ही नाम है आपका, आपने जो अभी बताई हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अता हैं बिलवास्ता तौर पे, आप ये कह सकते हैं। और मैं इसलिए भी हुब्बुल वतन मिनल ईमान का कायल हूँ कि ये वो वतन है जो मदीना की रियासत के बाद, आज तो मदीना की रियासत का तज़किरा किया जाता है, और मैं ये समझता हूँ कि ये मैं नॉन पॉलिटिकल हो के बिल्कुल बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जब ये बात करते हैं तो बजाय इसके कि हम उसको अप्रिशिएट करें, उसके कुछ और रंग निकालने की कोशिश की जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हालिया तारीख़ में सिर्फ पाकिस्तान है कि जो मदीना की तरह इस्लाम के नाम पे कायम होने वाली रियासत है। तो ये तो वाकई हमारे ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल दुरुस्त। दूसरी बात मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। देखें, जिस तरह हर शख्स का DNA मुख्तलिफ है या फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ हैं, अरबों में आपने अभी बताया भी था कि पॉइंट्स में शायद कोई गुंजाइश निकल आए, इश्तबाह है, वो भी एक शुबे की हद तक ये बात की जा सकती है। तो इसी तरह मेरा ये ख्याल है कि DNA की तरह इंसान की दिलचस्पियाँ भी मुख्तलिफ हैं। इंसानी नफ्सियात का जो इल्म है वो यही बताता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी सोसाइटी जो है वो बायोलॉजी पढ़ने लग जाए या पूरी सोसाइटी केमिस्ट्री पढ़ने लग जाए या तमाम के तमाम लोग जो हैं वो लिटरेचर की तरफ आ जाएं। करना होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। और ये मेरा ख्याल है कि मशीयत नहीं है। कुदरत चाहती ये है कि हर तरह से एक तवाज़ुन जो है वो कायम रहे। और अगेन जो आपकी बात बड़ी होती है, आप देखिए पूरा इस्लामी फ़लसफ़ा क्या है, वो तवाज़ुन के ऊपर, वो तवाज़ुन है, एतदाल है, रवी की और एतदाल। और मीज़ान का जो लफ्ज़ आप देखें ना, मीज़ान का लफ्ज़ जो कुरान में भी बारहा आया है, तो वो ये तवाज़ुन ही है। उसके बगैर तो कायनात जो है वो कायम ही नहीं रह सकती। बिल्कुल ज़लज़ले आ जाएं अगर तवाज़ुन ना हो तो। बिल्कुल दुरुस्त। तो मैं अपना तजर्बा थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ। मैं 2005 से 8 तक ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे रहा हूँ। तो आप यकीन माने कि वहाँ वो जो यूनिवर्सिटी थी वो फॉरेन लैंग्वेजेस के हवाले से थी। तो दुनिया की 25 बड़ी जो मेजर लैंग्वेजेस हैं और उनका लिटरेचर और उनसे वाबस्ता ममालिक की तहज़ीब और कल्चर, तो उसको वहाँ पढ़ाया जाता था और उसके लिए बाकायदा एप्टीट्यूड टेस्ट होता था। तो वो हर सब्जेक्ट के साथ जो ज़हनी तौर पे मुताबिकत रखते थे तालिब इल्म, उनको उन्हीं में डालते थे। तो इससे ये है कि पूरे मुआशरे में इल्मी हवाले से भी तवाज़ुन कायम होता है। बिल्कुल दुरुस्त करें। अच्छा, आप भी इमरान पढ़ाते हैं इस वक्त NCA में? नेशनल कॉलेज ऑफ NCA में क्या आप इन्हीं के सब्जेक्ट आप? मिनिएचर पेंटिंग और फाइन आर्ट डिपार्टमेंट। वाह वाह वाह। मिनिएचर बिल्कुल बारीक। मैं मेरी ट्रेनिंग उसी में हुई है। अच्छा। मैंने स्पेशलाइज किया था NCA से। उस ज़माने में मुग़ल एरा में वो जो मिनिएचर आर्टिस्ट हुआ करते थे
उनकी तो आंखें यानी कि खत हो जाती थी, इतना बारीक। बहुत तो बारीक। अब भी कोई अच्छा वगैरह आप लोग यूज़ बिल्कुल करते उसी हैं? तरह से है, लेकिन जो मेरा काम इस तरह पूरी दुनिया में रिकग्नाइज हुआ, उसकी मेन वजह यही है कि मेरी ट्रेनिंग मिनिएचर पेंटिंग में थी, लेकिन मैंने उसको जो मौजूदा दौर के दूसरे फ़नून हैं, असली फ़नून, उनके साथ ब्रिज किया, एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को मॉडर्न कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म के साथ। और जिस तरह से मैंने उसका स्केल चेंज किया, जो मैंने मिसाल दी कि मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में मेरा काम था, तो वो इट वाज ए मैसिव लार्ज स्केल पेंटिंग, बट उसका कनेक्शन जो था, उसका जो करने का तरीका कार था, वो वही था जो पुराने मिनिएचर पेंटिंग में हुआ करता था। माशाल्लाह। अच्छा, मेरा ख्याल था कि अब शायद कुछ मुहद्दिब से या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हूँ, अब नहीं, अभी भी नहीं अब कोई करना चाहे तो कर सकता है, कुछ खास तरह की डिटेल्स मतलब होती हैं आपके जो रूल्स रेगुलेशन तो नहीं होते? नहीं, रूल्स नहीं है, लेकिन अगर किसी को ऐसी नज़र आ रहा है तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो अच्छा ले, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो फिर तो यूथ को आप कैसे देखते हैं? यूथ का रुझान खास तौर पे आपके सब्जेक्ट की तरफ, जैसे प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं, आर्ट्स की तरफ और विजुअल आर्ट्स की तरफ, और मिनिएचर पेंटिंग है, ये नक्शा नवीसी है, दीगर वो है, इस पे कैसा देख रहे हैं अब आप? आई थिंक जो यंग लोग हैं, जो उनका आर्ट है, मैं तो हमेशा से उसको बड़ा फ़ैन रहा हूँ, और जो अब जो आर्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट पाकिस्तान में हो रहा है, आई थिंक एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है, जो आर्ट है हमारा, और उसका पूरी दुनिया में एक नाम भी है, और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, और उसकी तरफ मुतवज्जा भी हो रहे हैं। और जो यंग लोग हैं, उनका काम काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी डाइवर्सिटी है उसके अंदर, और मुख्तलिफ तरीक़ों से वो मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं। जहाँ सादक़ैन ने, गुलजी ने, अल्लाह बख्श साहब ने, नईली दादा ने जहाँ छोड़ा है, आपको लगता है कि यूथ उससे आगे लेके जा रही है, या फिर अब इन जैसे लोग इस वक्त इस अहद में नहीं हैं? देखिए, वो उस टाइम के लिहाज से वो उस वक्त के तो मास्टर पेंटर थे, उस्ताद थे, और कोई उनका कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उन्होंने जितना काम किया, जितनी एफर्ट की, जो आप उनका काम अगर पूरी ज़िंदगी का देखते हैं तो वो हैरान कुन होता है। इसी तरह अब जो है वो मुख्तलिफ है आर्ट को देखने का तरीका और आर्ट को करने का तरीका, लेकिन लोग जो हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं जो पूरी दुनिया में उनका नाम है इस वक्त, और एग्जिबिट कर रहे हैं, और बड़ा उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ठीक है, प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैं ब्रेक से वापस आकर फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा, और मोहतरमा से मुझे एक बड़ी अहम बात पूछनी है, फिर मैं प्रोफेसर साहब की तरफ बढ़ूँगा। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन, सलाम पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान कुरैशी साहब, मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर फ़खरुल हक नूरी साहब, मोहतरमा प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा साहब। प्रोफेसर साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे, फिर मुझे मोहतरमा की बात करना चाह रहा था। आपके भी यकीनन इल्म में होगा कि मिनिएचर पेंटिंग की एक शक्ल जो है वो कैलीग्राफी के हवाले से बड़ी मारूफ हुई थी एक ज़माने में, जैसे चावल के दाने पे कुल हु अल्लाह लिख दिया, या इसी तरह से और छोटे छोटे साइज जो हैं उनमें कुरान पाक लिख दिया। तो क्या ये भी मिनिएचर पेंटिंग ही की झैल में आएगी ये चीज़, या कुछ फ़र्क है इसमें, और आपने इस पर भी कोई काम किया? आई थिंक कैलीग्राफी एक फ़र्क चीज़ है जिसको मैन्यूस्क्रिप्ट भी हम कहते हैं। पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, पुराने मुग़ल दौर में बहुत ज़्यादा हैं, वो और शोभा है, ये और शोभा, एक कनेक्शन भी है और एक अलग भी है। और मिनिएचर पेंटिंग एक फ़र्क तरह से भी उसको लिया जाता है। मोहतरमा ये फरमाइए कि फैकल्टी जो आपके शोबे की है, आप समझती हैं कि उसमें अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है हमें, ताकि हम पाकिस्तान को आगे ले जा सकें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से तहकीक जिस तेज़ी के साथ हो रही है, इसमें कंटिन्यूसली हमें अपनी फैकल्टी को ट्रेन करने की ज़रूरत है, और मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और उसके साथ सिर्फ फैकल्टी की ट्रेनिंग काफ़ी नहीं होती है, बल्कि उनको वो सहूलियात भी मुहैया करना ज़रूरी है, ताकि जो वो सीखें, जो वो रिसर्च के लिए जो लर्न कर सकें, उसको फिर वो अप्लाई भी कर सकें। तो उसके लिए ज़ाहिर है एक पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और वो फैसिलिटीज़, रिसर्च की फैसिलिटीज़ भी ज़रूरी होती हैं, तभी उनके जो इल्म है उससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। जो आपका शोबा है, आप चूँकि वीसी हैं और बच्चियों की यूनिवर्सिटी है, ये कितना आप समझती हैं कि वैसे तो कोई तखसीस ना होनी चाहिए, ना है, मगर हमारे अपने सकाफ़ती और माशरती हालात हैं जो अपनी जगह पे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं,
तो आप समझती हैं कि ये बहुत अच्छा शोबा है बच्चियों के लिए? यानी कहते हैं कुछ शोबे गैर मामूली से बहुत खुशी से, जैसे बैंक है, टीचिंग है, मैं तो समझता हूँ जो चाहें करें, हर वो काम जो हमारे मर्द बच्चे कर सकते हैं, मगर आप समझती हैं कि इजाफी इसमें कुछ खुसूसियात हैं जो हमारी वैल्यूज़ में भी लोगों को आसानी हो सकती है, ऐसा है? जी, पहली बात तो ये है कि मैं बिल्कुल जैसे आपने कहा कि कोई कैद नहीं होनी चाहिए, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बच्चियां तकरीबन हर शोबे में आ रही हैं, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग आप ले लीजिए, उसमें भी माशाल्लाह बच्चियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि ऐसी कोई शोबे की कैद नहीं होनी चाहिए, और ना ही है, और इस वजह से हम देख रहे हैं कि वो हर शोबे में आ रही हैं। जहाँ तक साइंस का ताल्लुक है, हम देख रहे हैं साइंस के अंदर बच्चियाँ कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और रिसर्च की भी उनकी एक क्रिएटिविटी और बड़ी कम्पेटिटिव हैं। तो मैं तो नहीं समझती कि कोई ऐसी कैद है, इसमें यकीनन बच्चियाँ आ सकती हैं, आती भी हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। कितना बच्चियाँ कितना इसमें इंटरेस्ट लेती हैं? यानी होता है ना जैसे कुछ चीज़ों में यानी कि बच्चियों का जहन तो हर चीज़ में चलता है, हम लोगों का किसी किसी में चलता है, किसी में नहीं चलता, मगर यानी कि आपको लगता है कि बहुत रिसेप्टिव हैं इस मॉडर्न, इस सारी टेक्नोलॉजी को, इस साइंस को ज़्यादा समझती हैं? जी, क्योंकि देखिए अभी अगर आप फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के हवाले से देखें, तो बायोलॉजी में तो वैसे ही ट्रेडिशनली बच्चियां हमेशा से मेडिसिन साइड पे बहुत जाती रही हैं, तो हमेशा से उनका इंटरेस्ट रहा है। और मैं देखती हूँ तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हमारी तो खैर विमेन यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो जैसे मैं पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हूँ, तो बायोलॉजी में ख़ास तौर पर हम हमेशा से देखते हैं कि बच्चियों की तादाद लड़कों की निस्बत कहीं ज़्यादा होती है, कहीं ज़्यादा क्लास पे रही है। तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि इसमें बच्चियों का बहुत इंटरेस्ट है, और वो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि चूँकि बच्चियाँ देख रही होंगी, यूथ देख रही होगी, अगर आप इसका स्कोप भी बता सकें और इसकी अहमियत आने वाले दिनों में, तो उनको ये अंदाज़ा हो कि भाई हमें अपने करियर के लिए भी और मुल्क के लिए भी इस शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा आने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ शेयर कर सकें हमारे साथ। जी, मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त जो आगे दौर आ रहा है वो सारा ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और एडवांस जो टेक्निक्स हैं इसकी उस पर है। जैसे जीन थेरेपी का आपने जिक्र यकीनन सुना हुआ है कि पहले दवाइयों से सिर्फ इलाज किया जाता था, तो अब वो इनकी जीन्स की बेसिस के ऊपर हम उनका इलाज करते हैं। प्रिसीजन मेडिसिन एक टर्म आजकल आई है, क्योंकि हर बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ है, तो इस वजह से हर बंदे की मेडिसिन जो है वो भी दूसरे बंदे से फ़र्क असूली तौर पे होनी चाहिए। क्योंकि एक ही दवाई, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ब्लड प्रेशर की दवाई, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर की वही दवाई आपके लिए भी उतनी ही इफेक्टिव हो जितनी मेरे लिए, इसलिए कि आपका जेनेटिक मेकअप फ़र्क है और मेरा कुछ और है। तो करियर के तौर पे ये एक बहुत अच्छा करियर है, आप जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है, और आइंदा हम देख रहे हैं कि इसी तरफ सारी जो है तहकीक भी जा रही है और उसकी एप्लीकेशन भी जा रही है। जैसे वो मेडिसिन हो या एग्रीकल्चर हो या फोरेंसिक का अभी जिक्र हुआ, उसके अंदर भी, और तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में हमें इसकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन नज़र आ रही है। और मैं वक्त नहीं है, आप अगर इसमें कुछ इजाफा करना चाहें तो ज़रूर बताइएगा, वरना पिछले 20-25 साल में जब से ये जेनेटिक्स और ख़ास तौर पे डीएनए वाला मामला आया है, इसने तो क्रिमिनोलॉजी की पूरी उसको उलट पुलट करके रख दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत ज़्यादा यानी कि उसमें फ़ायदा हुआ है क्राइम तक पहुंचने में और जो क्रिमिनल तक पहुंचने में। तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगी, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए डायग्नोस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो आपको मालूम है कि पहले आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अभी भी हमारे मुल्क में ज़्यादातर ऐसा ही है कि वो आपको एक लंबी लिस्ट दे देते हैं टेस्ट की जो आपको करवाने होते हैं। लेकिन अब जो है दुनिया में रिसर्च की वजह से टेक्नोलॉजी इस तरफ जा रही है कि आपका वो एक सैंपल लें और पूरी प्रोफाइल आपकी देख लें, फिर अलग अलग से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो आपके डीएनए की बेसिस पर और उसके जीन एक्सप्रेशन की बेसिस पे आपको पूरी प्रोफाइल करके और आपका वो स्टेटस जो है तो वो बता सकते हैं। तो आपका ये जो शोबा है, इसमें बच्चे या बच्चियाँ अगर आते हैं, तो जो लॉ एंड ऑर्डर की जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं उनमें भी इनकी बहुत गुंजाइश है, बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं। बहुत सारे तो मेडिकल के भी शोबा, लॉ एंड ऑर्डर का भी शोबा, फिर दीगर भी है, तो एक स्कोप का एक जहान है। तो बच्चों को इस तरफ बहुत आना चाहिए, और बहुत ही शानदार करियर है, और ये वक्त की ज़रूरत है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडर्न जो जदीद तब्दीलियाँ हो रही हैं उसको हम फौरी तौर पे हम सीख सकें और पाकिस्तान में भी उसको ला सकें। लाजी बात है, बच्चे जितना आगे आएंगे उतना ही सीखेंगे। प्रोफेसर साहब कुछ सुनाइए भी ना हमें आप। जी मैं अर्ज़ करता हूँ
लेकिन मैं इस चीज़ में एक ऐड करना चाह रहा हूँ जी। एक बात, क्योंकि ये नौजवानों के लिए प्रोग्राम है। मेरी अपनी बेटी इस वक्त मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी में जो पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है वहाँ वो लेक्चरर भी हैं माशाल्लाह, और पीएचडी कर रही हैं। माशाल्लाह, ये डॉक्टर साहबाई का फील्ड है वो। माशाल्लाह। तो मैं इस एग्जाम्पल से ये बताना चाह रहा हूँ कि बच्चियों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जी है, हाँ। वहाँ बहुत बच्चियाँ आ रही हैं। और मज़ीद ये है कि जो मेडिकल के प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ आके जी, तो उनसे कुछ ना कुछ मालूमात लेते हैं, मदद लेते हैं और कुछ कोर्सेज भी करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एमफिल वगैरह की सतह पे, एमएस जिसको आप कहते हैं, उस सतह पे भी वो काम करते कुछ हैं। सुना दीजिए। तो मैं अर्ज़ करता हूँ, एक मेरी नज़म थी यौम आज़ादी के हवाले से। तो वो मुसल्लस के बंद हैं, बहुत से बंद हैं, मैं 2-3 सुना देता हूँ ताकि वक्त का ख्याल रहे। कस्बा व शहर करिया व वादी, वाह, कस्बा व शहर करिया व करिया व वादी। वादी, गोशा गोशा है मजहरे शादी, वाह, गोशा गोशा है मजहरे मजहरे शादी। शादी, आज का दिन है यौम आज़ादी। क्या कहना, रंग ही रंग हैं फ़िज़ाओं में, क्या अच्छा मिसरा है। साज ही साज हैं हवाओं में, वाह, आज का दिन है यौम आज़ादी। वाह, आज पुरनूर हैं सभी चेहरे, वाह, जलवाए तूर हैं सभी चेहरे, वाह, आज का दिन है यौम आज़ादी। क्या कहने प्रोफेसर साहब, क्या कहने। तो वक्त की किल्लत के जी, बायस मैंने जी ज़्यादा लेकिन अब जब शार नहीं खत्म होगा तो सुनाए। हम ज़रूर आपसे जी। सुनेंगे। इमरान, ये बताइए, ख़ास तौर पे यूथ को आप मुखातिब हों, मैं चाहता हूँ, और उनको बताइए कि कुछ अचीव करने के लिए ये इतने सारे अवार्ड्स जो आपने जीते, इसके पीछे एक तो सलाहियत अल्लाह ने दी, उसके पीछे फिर मेहनत, कमिटमेंट, अपना तजुर्बा, अपनी कामयाबी का तजुर्बा हमारे साथ शेयर कीजिए। अच्छा, मैंने कभी कोई ऐसे ख्वाब नहीं रखे कि मैं इस जगह पहुंच जाऊं, या जब मैं काम कर रहा होता, जब मैं काम कर रहा होता तो मेरा पूरी मुखलिस तरीके से उस काम के साथ अटैच्ड होता हूँ, और मेरे लिए आगे पीछे उसका नहीं होता कि ये बिकेगा नहीं वाह बिकेगा, वाह वाह वाह, ये किस जगह लगेगा, क्या वो कहना, मेरा कंसर्न बहुत नहीं उम्दा है। बात की। मेरा कंसर्न ये है कि वो काम परफेक्ट होना जी, जी, चाहिए, और उस पर जितनी मेहनत कर सकूं, जितना उसको अच्छा ये कर कामयाबी, शोहरत, उसके बाद पैसा, वो ये तो खुद ही बाई आते हैं, प्रोडक्ट होती वो है खुद आ काम। जाएंगे ये जब खुद उसका आ जाएंगे। टाइम होगा, जी हाँ, और हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनिकली स्टेप बाय स्टेप होती है, तो ज़्यादा बेहतर होता है, इंस्टेड ऑफ के आप इमीडिएटली कोई बड़ी रुतबे पे पहुंचे फिर उसको संभालना आपसे हैंडल ही ना हो, वो पोजीशन, वो मुकाम। तो मेरे लिए, मैं लकी रहा कि मुझे हर चीज़ तदरीज मिली इन सालों में, और यहाँ से छोटे एक जगह से शुरू करके और जिस तरह से मैं आगे बढ़ता गया, तो हर चीज़ फिर मेरे लिए डाइजेस्ट करना आसान था। जो भी कामयाबी मिली, जो भी सक्सेस मिली, तो उसको मैंने बड़ा नॉर्मली लिया, और काम हमेशा मेरी प्रेफरेंस रहा। वाह, कितनी देर आप यानी कि अपने हम क्या कहते हैं, अपने आप यूँ कह लीजिए जिन्हें कैनवस पे और उसके साथ गुजारते हैं? वो डिपेंड करता है, कुछ काम होते हैं जो 2 दिन में भी बन जाते हैं, 1 दिन ठीक में है। भी बन जाते हैं, और कुछ काम होते हैं जो 6-6 महीने नहीं बनते, और उसको बड़ा टाइम देना पड़ता है और रिजॉल्व करना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स ऑन। अच्छा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी आपका शाहपारा जी, जी, लगा। इस्लामाबाद उसका साइज तो बहुत बड़ा है। जी, वो काफ़ी बड़ा, आई थिंक मेरा बिगेस्ट काम वही है जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे क्या उनका साइज क्या है उसका? उसका है 12 फीट हाई है और 200 फीट लॉन्ग है। गॉड, 100 पैनल्स हैं जो जोड़ के वो एक इमेज बनाए, और वो मैंने सूरह कदर जो है उसके ऊपर किया हुआ है, सुभान कैलीग्राफी अल्लाह, है। सुभान अल्लाह, जी, सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरा है काम डोमेस्टिक डिपार्चर हॉल में, और उसके साथ इंटरनेशनल डिपार्चर हॉल में, जिसमें मेरी वाइफ है, वो खुद भी आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह। आयशा खालिद, उनका काम है सेम साइज़ का, और वो बिल्कुल फेसिंग ईच अदर काइंड ऑफ उसकी प्लेसमेंट है। और वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, ये भी ज़रा नौजवानों को बताइए, आपके तो फैल पता लग जाए कि जो पेंटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ, उनको मैंने देखा है कि बहुत टैलेंटेड लोग, कई लोगों को मैं जानता हूँ, मगर उनको बिल्कुल समझ नहीं आती कि अपनी एग्जीबिशन कैसे करें, किससे रब्ता करें, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा रब्ता जहाँ से उनको पता लग सके कि भाई वो अपनी चीज़, प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप शेयर करना चाहें। देखिए, पहली चीज़ ये कि आप अपना काम करते रहेगा, काम में इतनी ताकत है, तो कभी एक टाइम होगा उसका जब वो रिकग्नाइज होगा। अगर आप उसको आर्टिफिशियली काम हो नहीं रहा और आप उसको एग्जिबिट करना चाहते हैं, तो वो आपके करियर के लिए बड़ा डेंजरस हो जाएगा। ठीक है।
अच्छा, मैंने इमरान आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, मगर ये मैंने ना ख़ास तौर पर मैं 2 बच्चियों को ऐसे जानता हूँ जो एक हमारे मिलने वालों में एक फैमिली में है। अल्लाह बात है कि उनके जो हमारे यहाँ जिस तरह से होना चाहिए उस तरह की उनकी जो नकलो हमल है उसमें भी बाज़ औक़ात वो होता है, तो उनको वाकई समझ नहीं आता। काम अच्छा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मगर एक थोड़े बहुत आर्ट लवर की हैसियत से मुझे लगता है काम अच्छा है, मगर उनको बिल्कुल समझ नहीं आता कि कहाँ जाए। ये भी तो एक मसला है। देखें, ऑनलाइन अब तो दुनिया चेंज है। हम जब पढ़ते थे, जब मैं स्टूडेंट था, जब मेरा करियर शुरू हुआ, तो इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, तो हम तो बस किताबों में पढ़ते थे और बहुत मुख्तलिफ ख़त लिख के बताया जाता था चीज़ें, पोस्ट ऑफिस यूज़ होता था। अब तो सब चीज़ें इतनी फास्ट हो गई हैं, हर चीज़ आपके सेल फ़ोन में है, तो आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, दुनिया भर की गैलरीज हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं उनको, और अगर काम अच्छा होगा तो खुद ब खुद उसे जी काम होगा, क्योंकि हर गैलरी का एक अपना मिजाज होता है, अपना एक फ़र्क तरह का काम वो अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस सही जगह पे आप अपने आप को लेके जाएं। तो आप क्या कहेंगे कि एक तो आपने कहा, देखिए वैसे तो जब आप कोई भी अच्छा काम डिफरेंट और अच्छा करने लगे, वैसे मैं अपने बच्चों से कर रहा था, वो टर्की में वो एक आइसक्रीम उल्टी सीधी करके बेचता है, जी। उसकी भी दुनिया दीवानी है, तो अगर उस किसी भी काम में ज़रा सा भी दम है तो वो निकल के आ जाता है। तो ये तो बिल्कुल एक हल्की फुल्की बात है, लेकिन अदरवाइज़ आपको लगता है कि अगर बच्चे या बच्ची इसको करियर बनाना चाहे तो इसमें स्कोप भी है और एक अच्छा करियर काफ़ी है। अब तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, जो सिर्फ अपने आर्ट के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी लेके चल रहे हैं साथ साथ। पहले मुश्किल था, लेकिन अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आर्ट पढ़ के ज़रूरी नहीं है कि आप, हर आदमी तो आर्टिस्ट नहीं बन सकता, ये बात भी तय है। आप आर्ट स्कूल में भी चले जाएं, लेकिन ये नहीं होता कि 50 बच्चे पढ़ रहे हैं एक बैच में तो वो सारे के सारे मशहूर आर्टिस्ट बन जाएं। किसी भी शोबे में ऐसे ही है। वो कई सालों में 1-2 निकलते हैं जो किसी उस पे जाते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। कैसा फिर ना हुआ कोई बनी आमिर में, कैसा फिर ना हुआ कोई बनु आमिर में, फ़ख्र होता है घराने का सदा एक ही शख्स। हाल ही का शेर है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। प्रोग्राम चूँकि बिल्कुल अब आखिरी लम्हात में है, मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ भी अगर अपनी यूथ से, अहले पाकिस्तान से इस मौके पर शेयर करना चाहें। प्रोफेसर साहबा सबसे पहले। जी, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि आप जिस भी शोबे में हों, आप चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे उस्ताद हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं या कोई फ़नकार हैं या प्लेयर हैं, आप जिस भी शोबे में हैं उसमें आप अगर अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल करके उसमें एक्सेल करने की कोशिश करते हैं, तो ये आप अपने मुल्क के लिए एक जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है वो आप कर सकते हैं। तो हर बंदे को अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी सतह पर अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके बेहतरीन परफॉर्म करने की, जो ज़रा जिस जगह है वहीं आफताब है। बिल्कुल, अगर हम हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों को बेस्ट पॉसिबल तरीके से निभाए तो ये हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। बिल्कुल दुरुस्त करिए, और उसकी अपनी इनफरादी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत होगी, क्योंकि फिर दुनिया उसके पीछे आएगी, इज्तिमाई भी। सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें 150 साल जो हैं ये कौमों की तारीख़ में कोई बहुत लंबा पीरियड नहीं होता, तो हमारे नौजवान जो हैं उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। मैं रिजायत पसंद हूँ ज़ाती तौर पे, और मुझे लगता है कि रिजायत ही में फ़लाह है। जी जी, बेशक, रास्ता उसी में है, बेशक। तो फैज़ का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि बला से हमने न देखा तो और देखेंगे, फ़रोग़ गुलशन और सौते हज़ार का मौसम। तो हमारी नस्ल जो है उसने आगाज़ में तो पाकिस्तान को बहुत तेज़ी से तरक्की करते हुए देखा, लेकिन उसके बाद कुछ हालात जो हैं वो बिगड़े। लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो वाला पाकिस्तान ज़रूर देखेगी जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, और जो कायदे आज़म के हाथों जिसकी ख्वाब की ताबीर जो है वो हमारे हाथ आई। इमरान साहब जी, मैं बस यही कहूँगा कि अपने काम के साथ कमिटेड रहें, उस पर फोकस रखें, उसके साथ सिंसियर रहें, तो जगह वो खुद ही अपनी बना लेता है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा। जो तीनों मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने जो गुफ्तगू की, अपना तजुर्बा, अपनी राय, अपना मशवरा आपके साथ शेयर किया, मुझे याद आया जो मारूफ बॉक्सर हैं, अजीम तरीन बॉक्सर दुनिया के मोहम्मद अली किले थे पहले, फिर मोहम्मद अली बॉक्सर, उनसे किसी ने पूछा एक मरतबा, BBC का इंटरव्यू था एक इसका, उसने कहा अगर आप बॉक्सर ना होते तो क्या होते, तो वो फ़ौरन क्विक जवाब दिया करते थे। उनकी बड़ी शार्प थे, उनका रिस्पॉन्स जो था, बॉक्सर जो थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी हो सकता था, मैं हो सकता है कि गार्बेज कलेक्टर होता, मगर मैं दुनिया का बेहतरीन गार्बेज कलेक्टर होता।
तो जो भी शोबा है, जहाँ भी हो बेहतरीन जी हो। हाँ, जो भी हो उसमें एक्सेल करें। जब आप उसमें एक्सेल करेंगे तो आपकी भी इनफरादी तौर पर कामयाबी और इज़्ज़त और पैसा कदम चूमेगी, और फिर लाजिम बात है कि इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान के लिए भी आप बहुत सारी कामयाबियाँ और फ़ख्र समेट कर लाएंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए सलाम पाकिस्तान।